नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं मॉक टेस्ट 5 जो एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग क्या कीजिए कि 50 क्वेश्चन में आउट ऑफ 50 में आप लोग का कितना सही होता है आप लोग इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर इसका आंसर करेंगे। सबसे पहले एपलाचियन पठार किस देश में स्थित है? आपका ऑप्शन है कनाडा, अमेरिका, ब्राज़ील या फिर रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधिक गेहूँ उगाओ, गेहूँ युद्ध जिताएगा, यह कथन अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने कहा था? अब्राहम लिंकन, वुडरो विल्सन, रूजवेल्ट या फिर जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, आपको सही जवाब बताना है। चलिए नेक्स्ट है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन में दिया गया वैशाली, चंपा, राजगीर या फिर श्रीवस्ती। अगला क्वेश्चन है। ब्रिटिश लोग अफीम का व्यापार किस देश के साथ करते थे? आपके ऑप्शन में दे रखा है जापान, चीन, भारत या फिर रूस के साथ। अगला क्वेश्चन है। पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? 1965 में, 1971 में, 1975 में या फिर 1983 में? आप लोग जवाब देते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा अधिकार सभी अधिकारों की रक्षा करता है? आपके ऑप्शन में दे रखा है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन है। महावट या फिर मावट किस ऋतु से संबंधित है? आपको ऑप्शन में दे रखा है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु या फिर वसंत ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी कि CDRI कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन में दे रखा है नई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद या फिर पुणे। अगला क्वेश्चन है। मेघालय के मानसिंगराम में स्थित मौजिम ठीक है, मौजिम गुफा मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? लावा गुफाएं हैं, ये हिम गुफाएं हैं या फिर चूना पत्थर और स्टैलेग्माइट्स के लिए है या फिर समुद्री गुफाएं हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? आपके ऑप्शन में दे रखा 1965, 1972, 1980 या फिर 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा विकसित किया गया था? आपका ऑप्शन में देखा एडम स्मिथ, डॉक्टर महबूब उल हक, कार्ल मार्क या फिर जॉन मेनार्ड किन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? ठीक है, 1800 कैलोरी, 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी या फिर 3000 कैलोरी। ग्रामीण क्षेत्र की बात किया गया है, शहरी का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और कोटि निर्धारित करने के लिए किन प्रमाणन का उपयोग किया जाता है? किन प्रमाणन का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन में दे रखा ISI का, एगमार्क का, इकोमार्क का या फिर FPO का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार किस वर्ष पारित या फिर स्वीकृत किया गया था? आपके ऑप्शन में दे रखा 1985, 1956, 1948 या फिर 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कार्य के लिए अन्न योजना फूड फॉर वर्क प्रोग्राम आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन में दे रखा 2005 में, 2002 में, 2004 में या फिर 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रारंभ में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सदरे रियासत कहा जाता था? सदरे रियासत कहा जाता था। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, पंजाब या फिर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित किया गया था? आपके ऑप्शन में दे रखा है 2000 को, 2003 को, 2005 को या फिर 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में बफर स्टॉक का भंडारण और अनुबंधन मुख्य रूप से कौन करता है? तो बफर स्टॉक का भंडारण और प्रबंधन कौन करता है? आपके ऑप्शन में दे रखा है RBI, भारतीय खाद्य निगम FCI, नाबार्ड या फिर FCI और RBI दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गेहूं क्रांति के उपलक्ष्य में डाक टिकट कब जारी किया गया था? आपके ऑप्शन में दे रखा है 1965 में, 1968 में, 1971 में या फिर 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? आपके ऑप्शन में भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर या फिर राउरकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ कितनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? आपके ऑप्शन में दे रखा है 1516 किलोमीटर, 2217 किलोमीटर, 4097 किलोमीटर या फिर 4856 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेद शब्द का अर्थ क्या है? धर्म, ज्ञान, पूजा या फिर सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्यों को जाति यानी कि रेस कहने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, जॉन
जेम्स मिल या फिर हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में जनजातीय मुखिया के चुनाव में सामान्यतः कौन सी सभा शामिल होती थी? सभा का नाम बताना था। ऑप्शन में दे रखा सभा, समिति, विदत या फिर परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा द्वारा प्रजा से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? आपके ऑप्शन में दे रखा बलि, भाग, शुल्क या फिर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ऑप्शन में दे रखा गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनवैट, CENVAT का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखा है। सेंट्रल एक्साइज वैल्यू टैक्स, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल वैट ट्रांसफर या फिर सेंट्रल वैल्यू अकाउंट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, 1960 में, 1964 में या फिर 1969 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय से 1 वर्ष पहले समाप्त कर दी गई थी? आपको ऑप्शन में दे रखा तीसरी योजना, चौथी योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 6ठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुल लागत कुल आय के बराबर होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? लाभ बिंदु, संतुलन बिंदु, हानि बिंदु या फिर सीमांत बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आवास बैंक किसका सहायक संस्था है? SBI का, RBI का, नाबार्ड का या फिर भारत सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन का क्या अर्थ है? तो डिवैल्यूएशन का क्या अर्थ है आपको बताना था। आपके ऑप्शन में दे रखा विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ना, विदेशी मुद्रा का मूल्य स्वदेशी मुद्रा का मूल्य घटाना, करों में वृद्धि या फिर आयात बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS किस देश में है? चीन में है, अमेरिका में, भारत में या फिर रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है? ठीक है, आपका ऑप्शन में दे रखा है इंदिरा पॉइंट, गुहार मोटा, ये मोटी नहीं मोटा है, किबुथु या फिर द्वारका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1950 में सर्वोदय योजना का विकास किया था? आपको ऑप्शन में दे रखा है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण या फिर MN रॉय। 36वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत में रोलिंग प्लान यानी कि सतत योजना लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? PC महालनोबिस को, DT लकड़ावाला को, मोंटेक सिंह अहलूवालिया को, VK RV राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि को योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे कहा जाता है? 1951 से लेकर के 1954 के ड्यूरेशन को, 1966 से 1969 के ड्यूरेशन को, 1971 से 1974 के ड्यूरेशन को या फिर 1980 से 1983 के ड्यूरेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ योजना कहा जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन में दे रखा चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना या फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आपके ऑप्शन में दे रखा है MS स्वामीनाथन, नॉर्मल बोरलॉग, विलियम गॉड या फिर बर्लिस कुरियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का लेखा वित्तीय वर्ष क्या है? 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक या फिर 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय किसके बराबर होता है? कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय राष्ट्रीय आय, वास्तविक राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय उत्पादन, कुल उत्पादन डिवाइडेड बाय जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति किस सूचकांक से मापी जाती है? CPI से मापा जाता है, WPI से मापा जाता है, IIP से मापा जाता है या फिर GDP डिफ्लेक्टर से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्ट एज मार्केट किसे कहा जाता है? शेयर बाजार को, विदेशी मुद्रा बाजार को, सरकारी प्रतिभूति बाजार को या फिर कृषि बाजार को। 44वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निकासी किसकी अनुमति से संभव है? किसकी अनुमति से संभव है? राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, संसद के या फिर RBI के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य में संभावित कमी से निपटने के लिए रखे गए भंडार को क्या कहा जाता है? रिजर्व स्टॉक, सुरक्षा भंडार, बफर स्टॉक या फिर केंद्रीय भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, टेनिस से, गोल्फ से या फिर पोलो से। भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी मिसाइल बोट का नाम क्या है? पृथ्वी, विभूति, अग्नि या फिर
त्रिशूल, सबके आगे में आइनस लगा लेना, आइनस पृथ्वी, आइनस विभूति, आइनस अग्नि, आइनस त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन जैक किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है? यूनियन जैक किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है? अमेरिका का, फ्रांस का, इंग्लैंड का या फिर ऑस्ट्रेलिया का? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के किस स्थान से अग्निकुंड का प्रमाण मिला है? हड़प्पा और कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो और लोथल से, कालीबंगा और लोथल से, फिर लोथल और हड़प्पा से। लास्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री फायान ने किस शासक के बारे में लिखा था कि लोगों के घरों में ताले नहीं लगते, यानी कि इसके किस शासक के शासनकाल में लोगों के घरों में ताले नहीं लगते थे? आपके ऑप्शन में दे रखा है अशोक के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के लिए या फिर हर्षवर्धन की। तो ये 50 क्वेश्चन जो आप लोग को मॉक टेस्ट में पूछा गया, आप लोग बताइए कि 50 में आप लोग का कितना सही होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका आंसर करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग एक चीज़ बताइएगा, क्या ये मॉक टेस्ट जो है, जो पहले हम 50 सिर्फ क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करें या फिर आंसर के साथ ही बता दें? क्योंकि अगर आप लोग को लग रहा है कि ये 50 क्वेश्चन पढ़ने में इतना समय लग रहा है, बाद में फिर इसका आंसर भी कर रहे हैं, तो अगर ज़्यादा समय लग रहा है तो आप लोग बताइएगा, तो सिर्फ हम क्वेश्चन के साथ ही डायरेक्ट आंसर बताते चलेंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, एप्लाचियन पठार किस देश में स्थित है? तो आपको बता दें कि एप्लाचियन पठार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक गेहूँ उगाओ, गेहूँ युद्ध जीतेगा, यह कथन अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा विल्सन ने कहा था, वुडरो विल्सन ने कहा था। ठीक है, इसका पूरा नाम है वुडरो विल्सन। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जब फर्स्ट यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो उस समय यूरोपियन कंट्री जो था उसको खाने के लिए काफ़ी किल्लत हो गई थी, जिस कारण से अमेरिका ने यह नारा दिया था कि गेहूँ उगाओ, गेहूँ युद्ध जिताएगा। ठीक है, ये इसका पूरा यहाँ पे पढ़ लेना। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? आप लोग को बता दें, अंग आप लोग जानते होंगे कि महाभारत में अंगराज किसको बोला जाता था? कर्ण को बोला जाता था, अंगराज। ठीक है, और ये जो अंग महाजनपद था उस समय कर्ण इस पर शासन करता था। ठीक है, और इसका जो राजधानी हुआ करता था चंपानगर या चंपानगरी हुआ करता था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। यह प्राचीन काल में एक वाणिज्यिक केंद्र हुआ करता था और वर्तमान में यह बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में स्थित है। ठीक है, इसका थोड़ा सा भाग ना वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी पड़ता है। ठीक है, तो यह भी याद रख लीजिएगा। इसका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में अंग और वंग को प्रथम आर्यों की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये सब पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, महाभारत काल में यह कर्ण का राज्य था। इसका प्राचीन नाम मालिनी था। इसके प्रमुख नगर चंपा जो कि एक बंदरगाह है और अशोकपुरी थे। ठीक है, और चंपा जो है चंपानगरी इसका राजधानी हुआ करता था। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश लोग अफीम की जो व्यापार किया करता था वो चीन के साथ किया करता था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? तो ये खेला गया तो 1971 में। इसका एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखो तो 5 जनवरी 1971। ठीक है, और ये जो मैच हुआ था यह हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया था। तो यह सब बात याद रख लेना। कौन सा अधिकार सभी अधिकारों की रक्षा करता है? तो आप लोग को पता होगा कि संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार है आर्टिकल अनुच्छेद 32 में। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को सभी जो आर्टिकल है, जितना भी जो आपका अधिकार दिया गया है उस सभी को रक्षा के लिए इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार को अनुच्छेद 32 में रखा गया था। ठीक है, देखिए इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान के हृदय और आत्मा कहा। न्यायालय इस अधिकार के अंतर्गत नागरिकों की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से 5 रीट यानी कि आदेश जारी कर सकता है। इस अधिकार की रक्षा के लिए 5 रीट जारी कर सकता है न्यायालय। कौन कौन सा ये 5 रीट है? तो बंदी प्रत्याशी। ठीक है, यानी कि हेबियस कार्पस, इससे नाम लग रहा है कि जैसे कोई बायोलॉजी का नाम पढ़ रहे, किसी का साइंटिफिक नेम। ठीक है, बंदी प्रत्याशी हेबियस कार्पस। ये क्या होता है? किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने के खिलाफ इसको इस रीट को जारी कर सकता है। ठीक है, परमादेश यानी कि मैंडमस, किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने के लिए ये जारी कर सकता है। प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, निचले अदालतों को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकने के लिए ये रीट जारी कर सकता है। फिर एक आता है उत्प्रेषक, लंबित मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। इस रीट को जारी करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए एक 5वां नंबर जो छूट गया था, अधिकार परीक्षा। ठीक है, किसी
व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से पद हड़पने से रोकने के लिए इस रीट को जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है महावट या फिर मावट किस ऋतु से संबंधित है? किस ऋतु से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा शीत ऋतु से संबंधित है। ये है क्या? ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के महीने में मुख्य रूप से दिसंबर से फरवरी के बीच में भूमध्य सागरीय पश्चिम विक्षोभ के कारण होने वाली हल्की चक्रवात बारिश को स्थानीय रूप से महावट या मावट कहा जाता है। यह वर्षा रबी की फसल हम बताए थे पिछले क्लास में, जो ठंडा के महीना में होता है ये, यानी कि इसको ठंडा के समय इसको लगाया जाता है और जब बसंत में या हल्का गर्मी जब पड़ता है तब इसको काट लिया जाता है। तो रबी की फसल मुख्य रूप से गेहूँ जौ के लिए बहुत उपयोगी या फिर फायदेमंद होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI कहाँ स्थित है? आप लोग को पता होगा कि ये हैदराबाद में, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी जो स्थापना हुआ था 17 फरवरी 1951 को हुआ था, याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय के मानसिनराम में स्थित माओ जिमबुइन, ठीक है, माओ जिमबुइन गुफा मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर और स्टैलेग्माइट्स के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? देखिए भारत में 2 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया है। एक तो लाया गया था 9 सितंबर 1972 को, यह था कौन सा? वन्यजीव संरक्षण, जो वनों के जीवों को संरक्षण के लिए लागू किया जाता था। और एक नियम लाया गया था 1960 में, ये क्या था? पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, जो 1960 में लाया गया था। ठीक है, ये वन्य जीव के सुरक्षा के लिए और जो पशुओं में क्रूरता किया जाता है, मारा पीटा जाता है, उसके लिए लाया गया था पशु क्रूरता अधिनियम 1960 में। तो दोनों को याद रख लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आपको पता होगा कि डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा, ये पाकिस्तान के थे, महबूब उल हक के द्वारा 1990 में विकसित किया गया था। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह सूचकांक जो इसके साथ कौन दिए थे, भारतीय कौन थे? तो इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का महत्वपूर्ण योगदान है UNDP के लिए। ठीक है, और इसका माफ कीजिएगा, ये HDI के लिए, मानव विकास सूचकांक के लिए। ठीक है, और इसका जो है ना संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। ये सब याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम करने वाला वर्कर होता है उसको प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता मानी होती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी। अगर शहरी का क्षेत्र का पूछा जाएगा तो हो जाएगा 2100 किलो कैलोरी की जरूरत होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2400 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और कोटि निर्धारण करने के लिए किस प्रमाणन का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग को पता होगा एगमार्क, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये अधिनियम जो लाया गया था कृषि उत्पादन ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम 1937 के द्वारा लाया गया था। भारत में एगमार्क का संचालन विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय DMI के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये दोनों ही याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार किस वर्ष पारित या स्वीकृत किया गया था? यही सब जो क्वेश्चन होता है ना, ये सब बच्चे छोड़ के आता है। ठीक है, क्योंकि ये किसी को पता ही नहीं रहता है और ये सब क्वेश्चन खोज के आप लोग के लिए लाए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का सब क्वेश्चन है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार किस वर्ष पारित या फिर स्वीकृत किया गया था? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो 1948 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कार्य के लिए अन्न योजना फूड फॉर वर्क प्रोग्राम अधिनियम आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हो गया था 2004 में। ठीक है, 2004 में 24 नवंबर 2004 इसका एग्जैक्ट डेट के साथ याद रख लो। उद्देश्य क्या था इसका? कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और वंचित वर्गों को अतिरिक्त मजदूरी यानी कि रोजगार के साथ साथ खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, अच्छा, ये कितना दिन का गारंटेड देता था? तो 100 दिन का गारंटेड रोजगार दिया करता था। ठीक है, 100 दिन की, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अच्छा, विलय, बाद में इसका जो विलय हो गया, बाद में इस योजना को मनरेगा के नाम से जानने लगे, यानी कि महात्मा गांधी एड हो गया, उसमें एम से महात्मा गांधी आ जाता है। ठीक है, कर दिया गया और यह 2006 में प्रभावी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभ में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सदरे रियासत कहा जाता था? ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। 1962 के पहले तक इसको सदरे रियासत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित किया गया था? तो 7 सितंबर 2005 को यह पारित किया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा देख लीजिए इसके बारे में। 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार यानी कि मनरेगा कर दिया गया। यह ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए व्यक्ति को 100 दिन का गारंटेड रोजगार दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बफर स्टॉक का भंडारण और प्रबंधन मुख्य रूप से कौन करता है? कौन करता है? तो ये हो जाएगा खाद्य FCI, जिसको भारतीय खाद्य निगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था, गेहूं क्रांति यानी कि व्हीट रेवोल्यूशन के उपलक्ष्य में विशेष डाक टिकट कब जारी किया गया था? कब जारी किया गया था? 1968 को जारी किया गया था, ठीक है। और एग्जैक्ट डेट को अगर याद रखना है तो 17 जुलाई 1968, और उसमें प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला इस्पात संयंत्र आपको जमशेदपुर में स्थापित किया गया था, ठीक है। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को के द्वारा किया गया था। जमशेदपुर में स्थापित किया गया था इसको, ठीक है। इसके अंतर्गत 1911 में पिग आयरन का उत्पादन शुरू हुआ और 1912 में इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ कितनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? कितनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो देखिए, भारत का जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है वो टोटल सीमा है 4097 किलोमीटर। इसमें से जो पश्चिम बंगाल है ये 2217 किलोमीटर खुद सिर्फ पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। कितना? 2217 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा देखिए, बांग्लादेश भारत के साथ 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आप लोग को पता होगा कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल जो सबसे लंबा सीमा साझा करता है 2217 किलोमीटर। उसके बाद आ जाता है त्रिपुरा, फिर मेघालय, फिर मिजोरम और असम जो सबसे छोटा सीमा साझा करता है 263 किलोमीटर। ये दोनों ही, ये सब याद रख लें, ठीक है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ मिलकर विश्व की, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए नया लग रहा होगा कि पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ मिलकर विश्व की 5वीं सबसे लंबी स्थलीय सीमा, अगर कोई देश किसी अन्य जो राज्य उसके साथ जो सीमा साझा करता है वो 5वीं सबसे लंबी है पूरा विश्व का, ठीक है। 5वां नंबर में आता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान या फिर जानना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान। कितने हिंदू धर्म में कुल 4 वेदों के बारे में वर्णन किया गया है? कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ये जो वेद है ना, ये इसी क्रम में आप लोग को याद रख लेना है। यानी कि सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसके बाद जो दूसरे नंबर में है यजुर्वेद, फिर उसके बाद सामवेद आता है, और सबसे नया जो वेद है यानी कि वो है अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद में यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति और मंत्र का और प्रार्थना का उच्चारण किया गया, ठीक है। यजुर्वेद में क्या है? इसमें यज्ञ और अनुष्ठानों की विधियाँ गद और पद में बताई गई है, ठीक है। पूछा जाता है गद और पद किस वेद का भाग है? तो ये हो जाएगा यजुर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट है सामवेद। इसमें संगीत, मंत्र और स्तुति जिसे यज्ञ के समान माना जाता है। चौथा है अथर्ववेद। इसमें ब्रह्मांडीय रहस्य, औषधि और उपचार से जुड़े तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये चारों आप लोग याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों को जाति यानी कि रेस कहकर किस यूरोपियन ने सबसे पहले रेस कहा था यानी कि जाति कहा था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर ने कहा था सबसे पहले, ठीक है, मैक्स मूलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में जनजातीय मुखिया के चुनाव में सामान्यतः कौन सी सभा शामिल होती थी? तो कौन सी? इसका आंसर हो जाएगा समिति शामिल हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा द्वारा प्रजा से लिया जाने वाला कर क्या था? देखिए यहाँ पे प्रजा से लिया जाने वाला कर, ये यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए वैदिक काल में जो है ना, कोई भी राजा कर नहीं लेता था। जो प्रजा था वो अपनी इच्छा से राजा को मतलब भेंट करता था। जो भी फसल होता था उसको राजा को स्वेच्छा से भेंट किया जाता था, राजा के द्वारा नहीं लिया जाता था। तो यहाँ पे देखिए इसको बोला जाता था, जो कर जो था वो बोला जाता था, उसको बलि बोला जाता था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। प्रारंभिक वैदिक काल में यह कोई अनिवार्य कर नहीं था, बल्कि प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दी जाने वाली भेंट श्रद्धांजलि होता था, ठीक है। आमतौर पर व्यक्ति की कृषि उपज का 1/6, अगर 6 भाग उपजा रहा तो उसका 1 भाग राजा को भेंट किया जाता था उस समय। भारत में रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र। कब शुरू किया गया था? तो 1972 से 1973 में के बीच में ये किया था शुरू। सेनवेट यानी कि CNVAT का पूरा फुल नाम क्या था? तो सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट
ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना कब हुई थी? तो यूटीआई का स्थापना 1964 में किया गया था, ठीक है, 1 फरवरी 1964 में। यूटीआई की स्थापना संसद द्वारा पारित यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया अधिनियम 1963 के तहत 1 फरवरी 1964 को किया गया था। इसे भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय से 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था? ये कौन सा था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका जो 5वीं पंचवर्षीय का ड्यूरेशन कितना था? तो 1974 से 1979 तक था, लेकिन 1 साल पहले 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया था। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। 1977 में केंद्र में मोरारजी देसाई का सरकार बना, किसका? जनता पार्टी का, ठीक है। इस नई सरकार ने 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना को उसके निर्धारित समय यानी कि 1979 से 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब कुल लागत कुल आय के बराबर होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति जब कुल लागत जितना आपने लगाया, ठीक है, यानी कि जो आपका जितना आपने इन्वेस्ट किया और उतना ही फिर वापस आ गया, ना तो आपको कोई प्रॉफिट हुआ, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है संतुलन बिंदु, ठीक है। संतुलन बिंदु ऑप्शन के अनुसार आपको करना था संतुलन बिंदु, ठीक है। लेकिन देखिए ज़रा यहाँ पे, जब कुल लागत कुल आय के बराबर होता है तो उस स्थिति को ब्रेक इवन पॉइंट या फिर लाभ अलाभ स्थिति कहा जाता है, ठीक है। संतुलन बिंदु यानी कि संतुलन पॉइंट जो होता है, ये क्या होता है? वह न्यूनतम बिक्री स्तर होता है जिसके पार जाने के बाद किसी भी कंपनी को मुनाफा होता है। यानी कि यह संतुलन बिंदु वह पॉइंट है जिसके पार जब जाएगा तब कंपनी को मुनाफा होता है, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब कुल लागत कुल आय के बराबर होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उस स्थिति को क्रेव इवेंट पॉइंट कहा जाता है, माफ कीजिएगा, ब्रेक इवेंट पॉइंट कहा जाता है, ठीक है, या फिर लाभ अलाभ स्थिति कहा जाता है। लेकिन आपके ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा था संतुलन बिंदु, ये सब नहीं था तो आपको यही टिक करना था, ठीक है। और अगर वो नहीं तो फिर क्रेव इवेंट ब्रेक इवेंट पॉइंट या फिर लाभ अलाभ स्थिति दिया होगा। तो जो भी देगा आप लोग को करना था उसी हिसाब से, ठीक है। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका सहायक संस्था है? तो देखिए राष्ट्रीय आवास बैंक जो है ना भारत सरकार का सहायक, ये भारत सरकार के अंतर्गत वित्त मंत्रालय के अधीन में आता है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय आवास बैंक NHB का सहायक संस्थान कौन है, तब उस समय इसका आंसर हो जाता RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अभी 2026 के बाद किया जा रहा है, इस समय हो जाएगा भारत सरकार। इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जान लो। अब इसको भारत सरकार मारना है, ठीक है। देखिए इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को संसद के राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत एक शीर्ष स्तरीय आवास वित्त संस्थान के रूप में हुआ था। 2019 में भारत सरकार ने रिजर्व बैंक RBI से इसकी पूरी हिस्सेदारी खरीद ली थी। तो 2019 से पहले या फिर 2019 में जब ये नहीं हुआ होगा तब ये क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट है अवमूल्यन यानी कि डीवैल्यूएशन का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? तो डीवैल्यूएशन का अर्थ होता है कि स्वदेशी मुद्रा का मूल्य को बढ़ाना। होता क्यों किया जाता है? यानी कि आपका जो वैल्यू है, मुद्रा, आपका जो पैसा है, उसका वैल्यू को गिरा देना। क्यों? क्योंकि गिरा देना किसके तुलना में? तो अदर जो कंट्री है उसके तुलना में। इससे क्या होगा? इससे जो इंटरनेशनल घाटा होता है ना, बिक्री जो व्यापार घाटा होता है, क्या होगा कि अगर आप मान लीजिए अपना मुद्रा का वैल्यू को गिरा देते हैं तो आपके जो कंट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका रेट भी कम हो जाएगा, तो अदर कंट्री जो होगा कि आपसे खरीदेगा, ठीक है। यानी कि आपका जो निर्यात होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। बढ़ जाएगा तो क्या होगा? तो आपको जो बिक्री घाटा जो हो रहा था वो आपका घट जाएगा। इस कारण से अवमूल्यन यानी कि डीवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। मुद्रा का डीवैल्यूएशन किया जाता है। अच्छा, एक आता है डीवैल्यूएशन तो हो गया, एक आता है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है? जो अभी लगाया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि आपका जो पैसा था आपका देश में, उस पैसे की मान्यता को ख़त्म कर देना और नया नोट जारी कर देना, ठीक है। उसको बोला जाता है डीमोनेटाइजेशन। क्यों इसको किया जाता है? इसलिए क्योंकि आपको जब पता चल गया कि अगर आपका पैसे का कहीं ना कहीं पे ब्लैक मनी हो रहा है या फिर इसका पैसे को छाप रहा है, जैसे कि अभी एक मूवी आया था धुरंधर में ये पूरी तरह से दिखाया गया है कि कैसे इंडिया को पैसे को पाकिस्तान छाप रहा था, ठीक है। इस कारण से डीमोनेटाइजेशन किया गया था और यही रीज़न था भारत को करने का, ठीक है। तो डीवैल्यूएशन और डीमोनेटाइजेशन में अंतर समझ में आ गया आप लोग को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी मुद्रा का मूल्य को घटाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा
सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस किस देश में है? तो आप लोग को पता होगा कि ये भारत में है, ठीक है, भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है, यानी कि सबसे वेस्टर्न जो पॉइंट है वो कौन सा है? ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ये हो जाएगा गुहार मोटा, मोटा होगा, मोटा, गुहार मोटा, ठीक है, मोटी नहीं, गुहार मोटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गुजरात के कच्छ जिले में सर क्रीक के पास स्थित एक छोटा सा गांव है, ठीक है, गुहार मोटा इसका नाम है, ठीक है। अच्छा, आप देख लीजिए कि इंडिया में जितने भी जो एकदम लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको क्या क्या कहा जाता है? हर दिशा में, चारों दिशा का। तो सबसे हम लोगों ने देख लिया पश्चिम का, अब हम लोग देखते हैं पूर्व का। ईस्टर्न पॉइंट को क्या कहा जाता है? किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तरी पॉइंट यानी कि नदर्न पॉइंट को क्या कहा जाता है? इंदिरा कॉल, ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख या कि सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। दक्षिणी बिंदु में दो, एक तो मेनलैंड में है और एक है पानी में, ठीक है। जो एक मुख्य भूमि में जो है, जो मेनलैंड में है, उसको कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु, और संपूर्ण भारत यानी कि सबसे दूरस्थ इंदिरा पॉइंट जिसको कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेटर निकोबार में स्थित है, ठीक है। और अभी इंदिरा पॉइंट जो ये शायद पानी में डूब चुका है। नेक्स्ट देखिए, किसने 1950 में सर्वोदय योजना का विकास किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने किया था सर्वोदय योजना का विकास 1950 में, ठीक है। भारत में रोलिंग प्लान यानी कि सतत योजना लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रोलिंग प्लान को किसे दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है, तो ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसी को ही करना है, ठीक है। ये हो जाएगा डीटी लकड़ावाला, ठीक है। इसमें देखिए, जो भी रोलिंग प्लान जो लाया गया था, ये किसके दो थे, एक तो डीटी लकड़वाला और एक जो मेन था वो था मोरारजी देसाई, जो उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये दोनों में लाया गया था, लेकिन मोरारजी देसाई आप लोग को ऑप्शन में नहीं था, तो आपको डीटी लकड़वाला दे रखा था, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे वर्ष 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना को एक साल पहले समाप्त करके लाया गया था, ठीक है। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था जो खत्म होने वाला था 1979 में, उसको एक साल पहले यानी कि 1978 में ख़त्म कर दिया था, और इस साल लाया गया था, रोलिंग प्लान को लाया गया था, ठीक है। इस योजना के प्रतिपादन स्वीडिश अर्थशास्त्री गुन्नार मिल्डिल, ठीक है, ने किया था, गुन्नार मिल्डिल ने किया था इसका प्रतिपादन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि को योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे कहा जाता था? तो 1966 से 1969 के बीच को हॉलीडे को कहा जाता है। क्यों? मुख्य कारण इसका क्या रहा? तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 तक चला था का लक्ष्य से बहुत पीछे रह गया। इसका कारण था कि 1962 में क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध हो गया था। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया था, ठीक है, और देश में लगातार 2 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ गया था, ठीक है। इस कारण से इसको योजना अवकाश 3 साल का दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ योजना कहा जाता है? तो आप लोग को पता होगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ योजना कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था विलियम गॉड ने। इसका आंसर हो जाएगा विलियम गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का लेखा वित्तीय वर्ष कब से चालू होता है? तो आपको ऑप्शन आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च से चालू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय किसके बराबर होता है? तो जीडीपी, उस देश का जीडीपी डिवाइडेड बाय उसका कुल जनसंख्या जितना है। तो कुल माफ कीजिएगा, वास्तविक राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति किस सूचकांक से मापी जाती है? तो मुद्रास्फीति जो मापी जाती है वो होता है WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स से मापी जाती है, ठीक है। भारत में मुख्य रूप से 2 सूचकांकों के माध्यम से मुद्रास्फीति को मापा जाता है। कौन कौन सा? तो एक तो हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, ये, और एक दूसरा जो आपके ऑप्शन में दे रखा था थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्ट एज मार्केट किसे कहा जाता है? तो गिल्ट एज मार्केट कहा जाता है सरकारी प्रतिभूति बाजार को। इसकी ये है क्या चीज़, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गिल्ट एज मार्केट उस वित्तीय बाजार को कहा जाता है जहां सरकार द्वारा जारी की गई उच्च गुणवत्ता वाले प्रतिभूति जैसे बॉन्ड या फिर ट्रेजरी बिल का व्यापार होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निकासी किसकी अनुमति से संभव है? संचित निधि से
जो धन निकाला जाता है वो किसकी अनुमति से संभव होता है? तो ये होता है संसद की अनुमति के बिना आप लोग धन नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के 1 के तहत स्थापित इस निधि में सरकार का सारा राजस्व और उधार जमा होता है, यानी कि सरकार का जितना भी राजस्व है और उधार है सब इसी में जमा होता है। बिना संसद की मंजूरी से एक भी रुपया इससे निकाला नहीं जा सकता है। इसी तरह से और एक है जो आपको एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की आकस्मिक निधि, ठीक है, से धन निकासी किसकी अनुमति से होता है? तो ये राष्ट्रपति की अनुमति से होता है। संचित निधि से संसद के द्वारा और आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य में संभावित कमी से निपटने के लिए रखे गए भंडार को क्या कहा जाता है? तो उस भंडार को कहा जाता है बफर स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। बफर स्टॉक या फिर रिजर्व स्टॉक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइडर कप किससे संबंधित है? आप लोग जानते होंगे, गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी मिसाइल बोट का नाम क्या था? तो इसका नाम था INS विभूति, INS विभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन जैक किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है? तो यूनियन जैक जो है ये इंग्लैंड का राष्ट्रीय ध्वज है, इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं? तो अग्निकुंड के प्रमाण 2 स्थानों से मिला है, कालीबंगा और लोथल से, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा जो कि राजस्थान में, लोथल जो कि गुजरात में है। चीनी यात्री फायान ने किस शासक के बारे में लिखा था कि इसके शासनकाल में लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, ठीक है। और ये था क्या? ये था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं का नाम है, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन खत्म हो गया। आप लोग बताइए कि 50 में आप लोग का कितना सही हुआ था। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग ये भी बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।